जैसे बिना इनहेल के एक्सहेल नहीं कर सकते, जैसे बिना सूरज के गर्मी नहीं हो सकती, वैसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी के बिना एसएसटी भी रन नहीं कर सकती, सोशल साइंस भी नहीं चल सकता। क्लास 8 में अब तक आप रहे, वहां पर आपने सारी इन चारों सब्जेक्ट्स को, एसएसटी को आपने कुछ स्टोरीज के थ्रू पढ़ा कि ये कहानी ये कहती है हिस्ट्री के लिए, ये कहानी ज्योग्राफी के लिए ये बोलती है, इसने ये करा, उसने वो करा। लेकिन मेरे दोस्तों, अब थोड़ा सा बड़ा होने का टाइम आ गया है, अब मैच्योर होने का टाइम आ गया है, जो कि मैं नहीं, सीधा सीधा आपकी बुक भी आपसे कह रही है, यानी एनसीईआरटी आपसे कह रही है। इस क्लास में अब हम समझने वाले हैं कि कैसे ये चारों सब्जेक्ट मिलकर सोशल साइंस बनाते हैं। जैसे आपके सारे ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन्स, जैसे आपके लंग्स, पैनक्रियाज, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आईज, ये सब मिलकर आपकी एक बॉडी फॉर्म करता है, वैसे ही ये चारों सब्जेक्ट मिलकर बनाते हैं पूरी सोसाइटी। और इसके लिए एक हमारे पास सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं हम सोशल साइंस। हे एवरीवन, दिस इज अंकित ब्रेन, और यहां पर आज हम बिल्कुल फ्रेश, ताजी ताजी सब्जी की तरह ताजी ताजी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। एक एक लाइन आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा। जो वर्ड आपको स्कूल में नहीं समझाए जाएंगे, जो लाइंस स्कूल में स्किप करा दी जाएंगी, वो सारी लाइन मैं आपको यहां पर कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि लेक्चर बहुत छोटा रहे और उसमें सब कुछ समझाने की भी आपको कोशिश की जाएगी। चलिए देखते हैं। यहां पर सीधी बात ये कह देते हैं कि भैया 6 to 8 तक आप लोग सब कुछ स्टोरी वाइज समझते आए हैं। अब क्लास 9 आ गई है तो आपको बड़ा और मैच्योर हो जाने की जरूरत है। क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटीज एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। भाई बिल्कुल सही बात है, आप और हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आपको पढ़ना है, आप मुझ पर डिपेंडेंट हो, मुझे पढ़ाना है तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर और आप पर भी, एनसीईआरटी पर भी डिपेंडेंट हूं। आवर लाइव्स इन शेप्ड बाय द इन्वायरमेंट। भैया हमारी जो लाइफ है वो किससे शेप करी जाती है? वो हमारा इन्वायरमेंट शेप करता है। आप देखोगे बिहार में जो बच्चे होते हैं, बोला जाता है कि वो कुपोषित हैं, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी कम है। क्यों? क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा है, चारों तरफ करप्शन यानी पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा है। क्लियर? इतनी बात मैं आपको कनेक्टेडनेस समझा रहा हूं अभी से ही, ठीक है। द इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न अस, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से? भाई हमारे पास बहुत तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पुलिस स्टेशन एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेज वो एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, कोर्ट कचहरी तहसील ये सब लॉ के इंस्टीट्यूशंस है। चलिए आगे क्या है? द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट मीट अवर नीड्स, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे पापा या मम्मी आपके सब्जी खरीदने गए, सब्जी वाले को पैसे दिए, उसकी इकोनॉमी चल रही है। आपके पापा की मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिकल शॉप है ना, वो एसी फ्रिज सेल करते हैं, तो ये क्या हो रहा है? आपके पास जो पैसा आ रहा है वो भी क्या हो रहा है? एक एक इकोनॉमिक फंक्शन उनका चल रहा है। चलिए और क्या कहते हैं? ये हमारी नीड्स पूरी करता है। एंड ट्रेडिशंस एंड आइडियाज पास डाउन थ्रू जनरेशंस। अब यहां पर बात हुई है, देखो, आइडियाज पास डाउन थ्रू जनरेशंस कैसे? मान लीजिए कलकत्ता में होती है दुर्गा पूजा, अब वहां के जो आने वाली जनरेशन है, वहां के जो बच्चे हैं जो अब 9th क्लास में होंगे, वो देख रहे हैं कि सोसाइटी कैसे कैसे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करती है, तो आइडियाज पास डाउन हो रहे हैं। जहां पर ईद सेलिब्रेट करी जाती है, वहां पर बच्चे समझ रहे हैं कि ईद को कैसे कैसे सेलिब्रेट करना है, आइडियाज पास डाउन हो रहे हैं। चलिए, अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल साइंस। इन्हीं बातों को समझना सोशल साइंस का हमारा बेस बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग अलग अलग कम्युनिटीज से, रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आप देख रहे हो कि आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है। सही बात है, आप भी उनको धीरे 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 वैसे रंग में ढलते जा रहे हैं। which seeks to understand their intricate patterns and influences, उनका क्या असर आपके ऊपर होता है। इन सिंपल वर्ड्स में देखते हैं क्या बोलते हैं। सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बिल्कुल, सोशल नहीं बोलते हैं इसको, हम सोशल साइंस बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे कि नेचुरल साइंसेज यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को समझना जरूरी है, वैसे ही सोशल यानी सोसाइटी को समझना भी जरूरी हो जाता है हमारे लिए। इट नॉट ओनली टेल्स अस व्हाट हैपेंड और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, बट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई इवेंट अकर्स, हाउ पीपल लिव टुगेदर। ये सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, कि चीजें कहां पर है, कि कलकत्ता कहां पर है, साउथ इंडिया कहां पर है, गोवा कहां पर है, मुंबई कहां पर है, कश्मीर कहां पर है, सिर्फ इतना ही नहीं बताता। ये हमको बताता है एक्सप्लेन्स व्हाई इवेंट्स अकर, की ईद मनाई जाती है तो क्यों मनाई जाती है। हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, 26 ऑफ जनवरी को करते हैं, 15 ऑफ अगस्त को करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बातें भी हमको सोशल साइंस से ही पता चलती हैं।
इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है और पीपल लिव टुगेदर कि लोग एक साथ क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में भी बताता है। हाउ इन्वायरमेंट्स इन्फ्लुएंस लाइफ, कि इन्वायरमेंट कैसे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे अंदर बदलाव आते हैं जैसे ही हम ठंड की तरफ जाते हैं, यानी कि हम नवंबर दिसंबर जनवरी में पहुंचते हैं, हम जैकेट कोट सूट पहनने लगते हैं। क्यों पहनने लगते हैं? खुद को गर्म रखने के लिए। गर्मी आते ही हम टी शर्ट्स पे आ जाते हैं। इन्वायरमेंट हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है। चलिए, हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, की सरकारें कैसे काम करती हैं। गवर्नमेंट अभी आप देख रहे हो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उससे पहले आपने देखा कोई और गवर्नमेंट थी, इनके अपोजिशन होते हैं, तो गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है। और क्या कहते हैं? हाउ इकोनॉमिक ऑपरेट, की मतलब इकोनॉमी कैसे ऑपरेट होती है। एंड हाउ द पास्ट एंड द प्रेजेंट टुगेदर शेप द वर्ल्ड, कि जो बीत गया उसने और जो अब चल रहा है वो कैसे फ्यूचर को शेप कर रही है। आप अभी पढ़ रहे हो, अगर आप अभी पढ़ाई की जगह खेल रहे हो तो वो क्या होगा? एक आप कॉस्ट दे रहे हो उसके अपनी लाइफ की, अपने फ्यूचर की। तो अभी आप पढ़ रहे हो, आगे एग्जाम भी अच्छा दोगे तो क्या होगा? आपका रिजल्ट बेहतर होगा, तो फ्यूचर कॉस्ट उसका बढ़ रहा है। चलिए, नंबर आपको मिलेंगे अच्छे। वेल, सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नेचुरल वर्ल्ड को बता रहे हैं, वैसे ही हमारे पास सोशल साइंस क्या कर रहा है? सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस के बारे में ये बात करेगा। ये तो हुआ इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन के ही अगले पार्ट पर हम जा रहे हैं, वो क्या है? सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। देखिए, सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ आपको क्या समझाता है? आप लोग सुबह को उठे, आपने ब्रश करा, ठीक है, आपने ब्रश करा, आपने टूथपेस्ट करा, आपने जो टूथपेस्ट यूज करा वो टूथपेस्ट कैसा होगा? उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स, केमिकल्स यूज हुए होंगे, उसमें फ्लोराइड यूज हुआ होगा, उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड यूज हुआ होगा, उसमें लाइमस्टोन यूज हुआ होगा, अलग अलग तरह के चूना वगैरह उसमें यूज होते हैं। वो एक प्लास्टिक की ट्यूब में आता है, वो भी किसी और चीज से बना होता है। आप लोग खाना खाते हैं, अब उस अभी देखिए, अभी जो उसके अंदर मटेरियल्स हैं, जो मिनरल्स हैं उसके अंदर, वो इंडिया में अलग अलग जगह से एक्सकेवेट करे हुए हैं, अलग अलग जगह से लाया गया है उन्हें। कुछ उड़ीसा से आता है, कुछ महाराष्ट्र से आया होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हुई होगी, सब कुछ एक साथ कनेक्टेड हो गया। अब ऐसे ही आप जो खाना खा रहे हैं, आपकी प्लेट में जो खाना है, राइस है, रोटी है, चाहे वो दाल है, मशरूम है, कुछ भी है, वो कहां से आ रहा है? सब कुछ कहीं किसी जगह पर उसको किसान ने बोया, वो फिर वहां से उसने हार्वेस्ट करा, वहां से वो उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, वो व्यापारी के पास गया, वहां से सब्जी मंडी आया, सब्जी मंडी से आपकी मम्मी ने खरीदा, पापा ने खरीदा, तब कहीं जाके वो घर में कुक हुआ, है ना। तो ऐसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ कनेक्टेड हो जाता है। चलिए, ये आपका एवरीडे लाइफ में हुआ। एवरीडे लाइफ के और एग्जांपल हम ले लेते हैं। और कैसे है? आपने एक यूनिफॉर्म पहनी है, कपड़े पहने हैं, उसका कॉटन मान लो गोवा से आया, महाराष्ट्र से आया, पंजाब से आया, है ना। फिर वो किसी फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में उसको शेप दिया गया, उसको स्टिच करा गया और एक टी शर्ट बनाई गई, एक जीन्स बनाई गई। ऐसे सब कुछ सोशल लाइफ हमारी डेली कनेक्टेड होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहां क्या कहते हैं? इवन द सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटी रिलेज ऑन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पूरा समझाऊंगा। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल कॉपरेशन एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं यहां पर कि भैया जो भी आपका डेली हो रहा है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मतलब कि जो सरकारी एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन, जो इकोनॉमिक जहां से पैसा बन रहा है, पैसा प्रोड्यूस हो रहा है। सोशल कॉपरेशन की मतलब समाज एक साथ मिलकर कॉपरेट करके काम कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है भैया? ये सब आपका सोशल साइंस में हो रहा है। नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग। जल्दी से आपको यह समझना है कि आपके आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं। पहली लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? व्हाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज, मतलब कि कुछ लोग भीड़ भाड़ वाले शहरों में क्यों रहते हैं और कुछ लोग वाइल अदर लिव इन स्कैटर्ड विलेज, और कुछ लोग गांव में क्यों रहते हैं। यह आपको पता करने के लिए बोला है। मैं बताता हूं कि देखो, कुछ लोग शहरों में इसलिए रहते हैं कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, पैसा कहां मिलता है, कमाई कहां होती है? शहरों में होती है। पहले अकेले जाते हैं, फिर अपनी फैमिलीज को भी शहर में लेकर आ जाते हैं। कुछ लोग गांव में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी जमीन, खेती बाड़ी, उनके एनिमल्स, वो सब गांव में ही रहते हैं। अब शहर में लाके भैंस कहां पालोगे, है ना। वाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस, कि हर कम्युनिटी अलग अलग उसके ट्रेडिशंस क्यों होते हैं, अलग अलग उसकी लैंग्वेज क्यों होती है। साउथ में जाओ तो वहां आपको तमिल, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले लोग मिलेंगे। आप अगर ईस्ट में जाते हो तो आपको कोलकाता मिलेगा, वेस्ट बंगाल मिलेगा, है ना, बंगाल मिलेगा, वहां पर अलग लैंग्वेज होती है। अगर आप दूसरी जगह जाओगे, यानी कि आप वेस्ट में जाओगे, तो आपको महाराष्ट्र मिलेगा जहां पर मराठी बोली जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा पता करने के लिए एनसीईआरटी बोलती है, हाउ डू गवर्नमेंट्स मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। जैसे कि 2016 में क्या हुआ? नोटबंदी हुई।
जिसने बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज करा। कोरोना पीरियड हुआ, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई, है ना। अच्छा, एक पॉइंट रह गया इसका, वो ये है व्हाई डू सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग व्हाइल अदर फोकस ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। कुछ जगहें, कुछ लोकेशंस, कुछ स्टेट्स एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा फोकस्ड क्यों होती है, एग्रीकल्चर फोकस्ड क्यों होती है, जबकि कुछ लोग ट्रेड और बिजनेस की बातें करते हैं। कहते हैं ना, आपने रईस देखी होगी शाहरुख खान वाली, उसमें क्या है कि गुजरात की हवा में ही व्यापार है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर है आपके पास कि कुछ जगहों पर फ्लड ज्यादा आता है, कहीं पर कम आता है। और व्हाई डज एग्रीकल्चर फ्लोरिश इन सम रीजन्स, कहीं कहीं पर भाई एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है और कहीं कहीं पर वहां पर अच्छा नहीं होता है। ये बात होती है सॉइल की, ये बात होती है अलग अलग चीजों की, वहां की ज्योग्राफी की बात होती है। बता दिया ना कि कैसे ट्रेड और ज्योग्राफी इंटरकनेक्टेड है, बता दिया ना, सीधी सीधी बात। अच्छा, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस अवर लाइफ, मतलब कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, उससे हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, यह सब पता करने के लिए इन्होंने बोला है। क्वेश्चंस लाइक दीज शोज दैट सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस, कि भैया सोसाइटी ऐवे ही कुछ काम नहीं कर लेती है, ऐसे ही नहीं चल रहा है सब कुछ, भैया फंक्शन है, हर किसी चीज का अपना फंक्शन है। मानो आपकी किडनी अगर वर्क नहीं करेगी तो आपकी पूरी बॉडी में जो भी अंदर फॉर्मेशन हो रहा है वो नहीं होगा। अगर आपका हार्ट बीट नहीं कर रहा है, वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, तो भैया आप बिल्कुल धाराशाही हो जाओगे। दिमाग काम नहीं करेगा तो लोग आपको मेंटल बोलेंगे, पागल बोलेंगे कि ये तो पागल है ना। तो ऐसे ही हर चीज का अपना एक फंक्शन होता है। अच्छा, इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात नई बुक में आपकी क्या बोला है, मैं बता रहा हूं। बड़ी प्यारी सी बात है कि आपको पिछले 5 ईयर के चेंजेस अपने सराउंडिंग में देखने हैं। वो 5 चेंजेस, 5 ईयर में कौन कौन से चेंजेस है, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर, कि भाई अब से 5 साल पहले, अगर आपको पता हो, इतने मेच्योर आप हो, तो आपको समझ में आएगा कि 5 साल पहले सिचुएशन कैसी थी आपके सराउंडिंग में। दूसरा कहते हैं कि क्या बदला है, क्या सिचुएशन थी और अब क्या है। फिर कहते हैं व्हाट माइट हैव कॉज दिस चेंज, कि किसकी वजह से ये चेंज हुआ। क्या लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया इसलिए चेंज हुआ, है ना। क्या वहां के जो नेता, एमएलए, विधायक थे वो चेंज हो गए इसलिए वहां पर चेंजेस हुए। क्या हाउ हैज इट अफेक्टेड पीपल्स लाइफ, लोगों की जिंदगी उसकी वजह से कैसे बदली। क्या वहां पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बन गई जहां पर लोगों को काम मिला, जहां पर गांव की वो औरतें या उस शहर की वो बच्चे काम कर रहे हैं जो घर पे पैसा लाकर दे रहे हैं, है ना। क्या क्या बदलाव हुए, इस बात को इन्होंने देखने के लिए कहा है। ये आपको एक ऑब्जर्वर बनाना चाह रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस, की टाइम टू टाइम सोसाइटी कैसे बदली, ट्रेडिशंस में कैसे उनके चेंजेस आए। देखते हैं पहली लाइन क्या कहती है, सोसाइटी हैज नॉट ऑलवेज बीन एज इट टुडे। बिल्कुल सही बात है, आज जैसी सोसाइटी हम देखते हैं हमेशा से ही वैसी नहीं थी। एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब कि बहुत हजारों सालों के बाद, इट हैज चेंज ग्रेटली। भाई हाँ, बिल्कुल चेंज हुई है। पहले पत्थर को घिस के आग जलाते थे ना, है ना, पत्थर को घिस के आग जलाते थे, बिजली गिर जाती थी, तब हम देखते थे कि भैया आग जली, ऐसा किताबें कहती हैं। पता नहीं कितने सारे चेंजेस हुए हजारों लाखों सालों में, ठीक है। अच्छा, अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज डिपेंडेड डायरेक्टली ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए सीधा सीधा नेचर पर डिपेंडेंट थे। नेचर से डिपेंडेंट का मतलब समझ लो आप कि पानी से मछलियां पकड़ ली, या कोई फ्रूट्स आए तो फ्रूट्स को खाया, बिजली गिरी तो आग जलती हुई देख ली, तो डायरेक्ट नेचर पे डिपेंडेंट थे। अब तो चीजों को हम बहुत ज्यादा हाइब्रिड कर चुके हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं, एंड विद टाइम पीपल लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, टाइम टू टाइम उनको फसलें उगाना आया, टाइम टू टाइम उनको डोमेस्टिकेट करना आया, एनिमल्स को बिल्ड सेटलमेंट्स, यानी कि उन्होंने अपने रहने के लिए जगहें बनाई, गांव बनाए, घर बनाए। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, डेवलप टूल्स, एक्सचेंज गुड्स एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब कि उन्होंने फूड बनाया, अलग अलग टूल्स बनाए। आप देखते हो खेतों में अलग अलग तरह के टूल्स यूज हो रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के। एक्सचेंज गुड्स, गुड्स का मतलब है चीजें, जैसे कि एक जगह पर एक चीज हार्वेस्ट हुई, दूसरी जगह पर उसको सेल करा गया, तीसरी जगह पर उसको कंज्यूम करा गया, ये चीजें होती हैं। फिर है एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम्स और गवर्नेंस, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। विलेजेस डिपेंड इनटू टाउन्स, भाई देखो, सॉरी, डेवलप्ड इनटू टाउन्स, जो गांव थे वो अब कस्बों में कन्वर्ट हो गए हैं, कस्बों से वो क्या शहर बन गए हैं। दिल्ली पहले एक बहुत छोटी सी जगह थी, धीरे 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 क्या हुआ, आज वो कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। अच्छा, यहां जाए दूसरे पैरा पर क्या कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूट्स ऑफ इंडियाज नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। इंडिया को, भारत को क्या बोला जाता है, विश्व गुरु भी बोला जाता है, वर्ल्ड्स टीचर, वर्ल्ड्स लीडर भी बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है इस बात को देखेंगे। अर्ली थिंकर्स वैल्यूड डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब यह होता है कि वो कारण देना जिसके अंदर कोई ना कोई सही बात या लॉजिक है। ऐसे ही कुछ नहीं, हवा में तीर चला दिया, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड नॉलेज वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग। नॉलेज को ऑब्जर्व करा जाता था, जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई अब आपको बनाना चाहती है कि आप ऑब्जर्वर बनो। आप सिर्फ किसी चीज को ऐसे ही देख देख के मत सीखो, सुन सुन के मत सीखो, आप ऑब्जर्व करो उन चीजों को। यहां पर एक वर्ड लिखा गया है पंच महाभूतास। अब ये पंच महाभूतास क्या होता है मैं आपको आराम से बताता हूं। देखो, पंच का मतलब होता है 5, नंबर 5। महा का मतलब होता है ग्रेट, 5 ग्रेट है ना, 5 ग्रेट, यानी कि पंच महाभूतास। भूतास का मतलब होता है एलिमेंट्स। भूतास का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स। आप कुछ भी देखो, आपकी जो प्लेट में फूड है वो भी इन पंच महाभूतों से ही होकर गुजरा है। ये पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं भैया? यहां पर आपका दे रखा है। इसको 5 नेचर या पंच प्रकृति भी बोलते हैं। कौन कौन सा है? ये है आपका अर्थ, पृथ्वी, वायु, ठीक है। पृथ्वी, देखो आप इसको ऐसे समझो, सीधा सीधा। आपके पास आया अर्थ, अर्थ है ना, अर्थ है सबसे पहले। अर्थ के ऊपर क्या आ जाता है आपका? वाटर, है ना। अर्थ, वाटर, वाटर के बाद क्या जाता है आपका? एयर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि यानी फायर। क्या आया? फायर। एंड आ जाता है आपका ईदर यानी कि स्काई, और उसको आकाश भी आप बोल सकते हो। तो ये आपकी पंच प्रकृति हो जाती है, यानी कि पंच महाभूतास हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ देखो पंच महाभूतास में और समझो, जो आपकी प्लेट में फूड है वो उसको गैस पे पकाया भी गया है, पानी से उसको हार्वेस्ट भी करा गया है, अर्थ पे उसको बोया भी गया था, एयर का भी उसके अंदर काम है। जैसे अगर आप दाल को भी लो तो अरहर की दाल सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को कंज्यूम करती है एयर से। एयर भी हुआ, फायर हुआ उसको पकाने के लिए, और स्काई यानी ईदर के नीचे तो वो बनती ही है ना, पूरे आकाश के नीचे ही तो जितनी भी खेती है, फार्मिंग है, वो सब होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज दे रखी है आपका, यहां पर एक वर्ड है वासुदैव कुटुंबकम। वासुदैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? ये है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, के पूरी जो दुनिया है वो एक परिवार है। इसीलिए इंडिया में G20 जो समिट हुआ था, पूरी दुनिया को इन्होंने एक साथ बुलाया, वर्ल्ड लीडर्स को इन्होंने यहां पर बुलाया और बोला वासुदैव कुटुंबकम की भैया आप और हम सभी लोग एक हैं, ठीक है। यहां जाते हैं लास्ट पैरा पर, ये क्या बोलते हैं? अर्ली रिफ्लेक्शंस ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया आल्सो लिंक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पब्लिक वेलफेयर क्या होता है? जैसे कि इंडिया को बोला जाता है कि ये जो हमारा इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि यहां पर बहुत सारी स्टेट्स हैं, ये राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है, एक देश है। तो इस पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर एक स्टेट पर वर्क करना होगा। क्या बोला गया है यहां पर? यहां पर बोला गया है हां, पब्लिक वेलफेयर, पूरे हर एक स्टेट पर वर्क करोगे, इसीलिए बनाई गई पंचायत। पंचायत, पंचायत के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपका अलग अलग चीजें, ऐसे पावर डिवाइड हो जाती है। अच्छा, फिर क्या बात होती है यहां पे? दी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य। कौटिल्य को हम चाणक्य भी बोलते हैं, चाणक्य नाम ज्यादा फेमस है उनका। कौटिल्य कंपोज्ड अबाउट कितना भैया? 2300 ईयर्स एगो, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में उनके गुरु थे ये। एग्जामिन्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड द ड्यूटीज ऑफ रूलर्स, कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे पब्लिक के साथ खुद को मर्ज करना चाहिए, खुद को लिंक करना चाहिए, उनका ख्याल कैसे रखना चाहिए। सच वर्क शोज दैट सिस्टमैटिक थिंकिंग, क्या बोला गया है? सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट गवर्नेंस एंड द इकोनॉमी एक्सिस्ट अलोंग बिफोर मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन डेवलप्ड। यानी कि आज जो पॉलिटिक्स है, आज जो मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे पास है, उसको हमारे इंडिया ने कब बता दिया? 2300 ईयर्स पहले ही बता दिया था, मौर्यन पीरियड में। यहां पर देखते हैं, दीज ट्रेडिशंस डेमोन्स्ट्रेट दैट द एफर्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब चाणक्य ने जो भी लिखा, जो भी बातें हुई, वो सब सोसाइटी को ऑब्जर्व करके ही तो बनाया गया, कि सोसाइटी क्या चाहती है। आपके पास जो भी आप देखते हो नेताओं की कैंपेनिंग होती है, आप देख रहे हो अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उन्होंने क्या करा? सीजेपी ने भी, उन्होंने भी एक बात को ऑब्जर्व करा कि भैया यहां पर पेपर लीक बहुत होते हैं, नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, नेट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, तो एक मुद्दा बना के पॉलिटिक्स में आ जाओ, है ना। तो ऐसे इन चीजों को
ऑब्जर्व करा जाता है। मॉडर्न सोशल साइंस कंटिन्यूज दिस लेगेसी यूजिंग न्यू टूल्स एंड मेथड्स टू स्टडी हाउ सोसाइटीज फंक्शन एंड चेंज ओवर टाइम। हमारे पास भी सोशल साइंस में अब बहुत सारे टूल्स ऐसे बन चुके हैं कि हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में टाइम टू टाइम चेंज कैसे आया है। वो टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो टूल्स हो सकते हैं काफी तरह के ग्राफ हो सकते हैं, वो टूल्स काफी तरह के लीडर बोर्ड हो सकते हैं कि कब कब सोसाइटी ने कैसे कैसे कहां कहां पर कैसे खुद को चेंज करा। अगले पेज पर चलते हैं। ये कहता है इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड एंड हाउ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट। ये सब आप आने वाले टाइम में अब पढ़ते रहोगे। क्लियर इतनी बात? अच्छा, सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। सोशल साइंस क्या है? एक स्टडी ऑफ डिसिप्लिन है। ये आपको बताता है कि कब क्या चीज कैसे हो रही है, हाउ पर भी ये वर्क करते हैं। लेकिन अब तक हमें क्या बताया गया कि हां सिर्फ तारीखों को याद करना ही सोशल साइंस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। जैसे पूरी ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है, वैसे ही सोसाइटी भी एक कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है। कैसे? एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुली एक्सप्लेन इट। सिर्फ हिस्ट्री ही आपको पूरी सोसाइटी के बारे में नहीं बता सकती, सिर्फ ज्योग्राफी ही आपको पूरी सोसाइटी के बारे में नहीं बता सकती, ना ही इकोनॉमिक्स बता सकती है, ना ही पॉलिटिकल साइंस बता सकती है। आपको इन सबको मर्ज करना होगा, तभी आप सोसाइटी को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉट अफेक्ट क्रॉप, मतलब कि भैया एक सूखा पड़ा, उससे फसल पे इफेक्ट पड़ा, फसल पे इफेक्ट पड़ा तो क्या होगा, बात को समझो। अब इस बात को बोलेंगे हम एनवायरमेंटल चेंज। ठीक है, फसल पर इंपैक्ट पड़ा, उस पर ज्यादा बुरा असर हुआ तो क्या होगा, फसल आगे बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं तो किसान के पास पैसा नहीं आएगा, हो गया इकोनॉमिक लॉस। हो गया ना इकोनॉमिक लॉस। पहले तो फसल खत्म हुई, फिर उसका पैसे का भी नुकसान हुआ, दो नुकसान समझ लिए। गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स पॉलिटिक्स, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, किसान को पैसे देगी कि आपकी फसल खराब हो गई है, अब हम आपको जो भी आपका खर्चा हुआ है उसके हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। क्या होगा, गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म करा, उसको एक पैसा मिल गया। क्या हुआ इसमें, ज्योग्राफी भी आ गई आपकी और पॉलिटिकल साइंस भी, दोनों आप देख सकते हो। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब किसान खत्म होने की वजह से कि भैया फसल तो सही हो नहीं रही है, अब एक काम करते हैं, शहर में जाके काम धंधा देखते हैं। अब वो क्या हो गया, अब वो माइग्रेट हो गए कहां पर, शहर में। इसी से क्या बनता है, विलेज धीरे धीरे शहरों की तरफ जा रहे हैं जो गांव में रहने वाले लोग हैं। माइग्रेशन टू सिटीज, सोसाइटी बनती चली जाएगी। एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ कॉपिंग विद स्कैरसिटी, यानी कि कल्चर, बिल्कुल सही बात है। टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को समझने के लिए वी मस्ट एग्जामिन सोसाइटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इन्हीं बातों को समझने के लिए हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को और ज्यादा बड़ा करना होगा। Social science therefore is not a single subject but a group of related disciplines। बिल्कुल सही बात है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन्स है। हाँ, चारों सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन्स है। ठीक है, बिना ज्योग्राफी के हिस्ट्री नहीं हो सकती, बिना हिस्ट्री के आपको ज्योग्राफी का भी पता नहीं चल सकता कि पहले क्या था, हिस्ट्री पता होनी चाहिए। चलिए आगे क्या है, फिर यहां पर ये कहते हैं कि इन ग्रेड 9 एंड 10 सोशल साइंस प्राइमरीली ड्रॉज फ्रॉम 4 कोर डिसिप्लिन्स। बिल्कुल सही बात है, 4 कोर डिसिप्लिन आपके कौन से होने वाले हैं। देखो, आप लोग हमेशा कैसे पढ़ते हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, लेकिन यहां पर पैटर्न बिल्कुल सही लाइन से चल रहा है। जियोग्राफी सबसे पहला ज्योग्राफी रखा है, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस एंड देन इकोनॉमिक्स, लास्ट में इकोनॉमिक्स को रखा है। इतनी बात को समझ के रखना कि ज्योग्राफी पर सबसे ज्यादा फोकस अब हमें करना होगा। दैट टुगेदर प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। अदर डिसिप्लिन सच एज सोशियोलॉजी, अब यहां पर इन्होंने क्या करा है, पहले आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर फिलॉसफी जैसे वर्ड्स को, जैसे सब्जेक्ट्स को 12th के भी बाद जाकर सुनते थे, लेकिन यहां पर ये आपको क्लास 9th में ही इन सारे सब्जेक्ट से अवेयर करा रहे हैं कि ये सारे सब्जेक्ट भी होते हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, की सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिलॉसफी के अंदर हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट रिलीजन वालों का सोसाइटी को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ह्यूमन साइंस की जेनोलॉजी की बात होती है कि भैया अगर मैं ऐसा हूं, मेरी हाइट इतनी है, तो मेरे एंसेस्टर्स की हाइट कितनी होगी, है ना। ऐसे डिफरेंट हम एनालॉजी में उसकी अंदर जाते हैं। ठीक है, माइक्रो लेवल पे उसको देखते हैं। साइकोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, यानी कि जो सुसाइड्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ये भी साइकोलॉजी के अंदर हम उसको देख सकते हैं। कोई
किसी को बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है उसको भी हम साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं। रिलेशनशिप, डाइवोर्स, ब्रेकअप्स, लव, ये सब कुछ हम साइकोलॉजी के अंदर ही देखते हैं। ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशल साइंस फैमिली, ये सब सोशल साइंस के अंदर आता है। देखो यहां पर हमें ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये 4 पॉइंट बहुत ही कमाल के, बहुत ही सही पॉइंट है। ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ, ज्योग्राफी अर्थ की स्टडी करती है, इट्स एनवायरमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग। कैसे भैया कि हमने अर्थ के बारे में पता करा, अर्थ के बारे में हमें पता चला कि हां सर बिल्कुल सही बात है, ये हमारा अर्थ है और इसके ऊपर हमारा ये पूरा एटमॉस्फेयर है। अब अर्थ पर कुछ लोग रहते हैं, है ना, लोग रहते हैं। अब इन सबका अपना अपना एक एटमॉस्फेयर है। ओडिशा में रहने वालों का अपना एटमॉस्फेयर है, अपनी ज्योग्राफी है। उत्तर प्रदेश में रहने वालों का, जम्मू कश्मीर में रहने वालों का, साउथ का, गोवा का, इन सबका अपना एक एटमॉस्फेयर है। अच्छा, हिस्ट्री एग्जामिन्स द ह्यूमन पास्ट एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज चेंज ओवर टाइम। हिस्ट्री हमें बताती है कि मान लो कि मैं कोई हूं, मैं अंकित हूं, है ना, तो मेरा बैकग्राउंड कैसा था, मेरे पेरेंट्स का, मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा था, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा था, ये हिस्ट्री हमको बताती है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एनालाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, पावर एंड द राइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, कि लोगों के प्रति इनका क्या कर्तव्य है, पॉलिटिकल साइंस का, गवर्नमेंट का। इकोनॉमिक क्या बताती है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर हाउ सोसाइटीज प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स, कि हम एक मिनिमम वेज में, मिनिमम पैसों में अपनी इतनी सारी नीड्स को कैसे फुलफिल कर लें। अरे भैया सबको, सबकी नीड ज्यादा होती है, मुझे भी बहुत अच्छा खाना है, मुझे भी डिफेंडर लेनी है, लेकिन पैसे मेरे पास थोड़े हैं, पैसे इतने भी नहीं है कि रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 खरीद लूं, है ना, लेकिन शौक बड़े हैं। तो ऐसे ही ये बताता है कि मिनिमम मनी में आपको कैसे अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है, या लोग कर लेते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। आ जाता है भैया ज्योग्राफी। क्या बोला मैंने कि इन्होंने इस बार पैटर्न सही करा है। सब पहले क्या था, पहले आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी आता था, अब आ गया है सबसे पहला ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, थोड़ा पेज को जूम इन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है इसके अंदर। चलिए भैया, Geography studies the location and distribution of place, object, materials and peoples as well as the relationship between human societies and their surroundings. Geography बताता है place की locations को, कि भाई आपको अगर देखना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां हो रहा है, मुश्किल हुआ। इंडिया में कोल माइन कहां है, तो ज्योग्राफी आपको बताएगा। इंडिया में बॉक्साइट कहां हो रहा है, ये आपको बताएगा। इंडिया में वॉल्केनो कहां है, वो आपको बताएगा, है ना, मुश्किल है। जैसे ही जो जो चीजें जहां जहां पर है वो ज्योग्राफी आपको बताता है, यानी कि प्लेस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स एंड पीपल्स। ठीक है। अगर ओडिशा है तो ओडिशा में किस तरह के लोग रहते हैं, जम्मू है तो जम्मू में किस तरह के लोग रहते हैं, और वहां पर क्या क्या मिलता है, और उनका लोगों की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है, ये ज्योग्राफी हमको बताती है। ठीक है। अच्छा, इट एग्जामिन्स बोथ द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द ह्यूमन कम्युनिटीज दैट इनहेबिट इट। मतलब कि अर्थ का सरफेस कैसा है, वहां की सरफेस की खास बात क्या है। जैसे कि यूपी आप समझो, यूपी का सरफेस ऐसा है, यूपी की सॉइल ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। यूपी का एग्रीकल्चर बहुत बेहतरीन है, और वहां पे क्या होता है, अब एग्रीकल्चर बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, तो वहां पर फार्मिंग ज्यादा होगी। अब चीजों का यानी क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो वहां की इकोनॉमी कैसे ज्यादा चलेगी, वो फार्मिंग इकोनॉमी बन जाएगी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, और क्या है, फिर आ जाते हैं हम यहां पर, नेक्स्ट लाइन कहां है हमारी, हाँ, फोकसिंग ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द नेचुरल एनवायरमेंट एंड हाउ प्लेस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, व्हाई दे आर फाउंड देयर एंड हाउ प्लेसेस। देखो फिर समझो, ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, कि चीजें कहां पर है। गन्ना इंडिया में सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, 60% यूपी में हो रहा है। ठीक है, व्हाई दे आर फाउंड देयर, अब यूपी में ही 60% गन्ना क्यों हो रहा है, शुगर केन क्यों हो रहा है, इस बात को भी यही बताता है, ज्योग्राफी बताती है। एंड हाउ प्लेसेस नियर और डिस्टेंट अफेक्ट वन अनदर ओवर टाइम। जैसे कि यूपी का आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो, मान लो कि आपने ले लिया मुरादाबाद। मुरादाबाद में अगर गन्ना हो रहा है, शुगर केन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मुरादाबाद के आसपास के शहर उससे कैसे इफेक्ट होंगे। अब शुगर वहां पर गन्ना सबसे ज्यादा हो रहा है, तो शुगर मिल भी वहां पर बनेगी। शुगर मिल वहां पर बनेगी तो वहां पर काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए, मैनेजर्स भी चाहिए, टीम भी चाहिए।
है ना। तो वो सारा कुछ इंटरकनेक्टेड हो जाता है, ऐसे अफेक्ट हो रहा है आसपास के लोगों के लिए। अच्छा, अब क्या होता है, इट व्यूज द वर्ल्ड एज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। क्या है, ज्योग्राफी बताता है, किधर गया, ये रहा, हाँ, इट व्यूज दैट वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज एंड अडॉप्ट्स अ होलिस्टिक अप्रोच बाय, होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है, इसको बोलते हैं समग्र दर्शन, है ना। होलिस्टिक अप्रोच यानी कि अगर कहीं पर बाढ़ आई है तो हम ये नहीं देखेंगे कि यहां पर सिर्फ बाढ़ आई है, ओहो हो भाई साहब बाढ़ आ गई, बड़ा गलत हुआ। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि अगर यहां बाढ़ आई है, अगर यहां बाढ़ आई है तो बाढ़ आई क्यों, वहां पर डैम क्यों नहीं है ना। वहां पर डैम होना चाहिए था तो यहां पर बाढ़ नहीं आती, और अगर वहां डैम होना चाहिए था तो वहां डैम है क्यों नहीं, अगर वहां पर डैम नहीं है तो यहां का भैया नेता वेता कौन है, इसके बारे में पता लगाना होगा, है ना। बाय इंटीग्रेटिंग स्पैटियल पर्सपेक्टिव, लोकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, विद टेम्पोरल पर्सपेक्टिव चेंज ओवर टाइम। टेम्पोरल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है टाइम टू टाइम जो चेंज हो रहे हैं उन्हें देखने के लिए। ड्रॉइंग ऑन बोथ नेचुरल साइंसेस, नेचुरल साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और फिर आपके पास आ जाता है आपका सोशल साइंस, सोशल साइंस में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है आपका, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सब आपका सोशल साइंस है। हेल्प आंसर दिस क्वेश्चन लाइक व्हाई इंडिया, यहां पर समझना व्हाई इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन अ हब ऑफ ग्लोबल इंटरैक्शन एंड हाउ द इंडियन पेनिनसुलाज लॉन्ग कोस्टलाइन फैसिलिटेटेड कनेक्ट विद अफ्रीका, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला का मतलब होता है कि ये हमारा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया है, इसके तीनों साइड में क्या है हमारे पास, तीनों साइड में हमारे पास ओशन है। अब आप समझो कि ये इंडिया है और ये हमारा, अगर हम पूरा वर्ल्ड को समझें, है ना, पूरे वर्ल्ड को समझें हम, तो आप यहां पर देखो आपको ये मिल जाएगा अफ्रीका, है ना, अफ्रीका, और ये हो जाएगा इंडिया। तो ये क्या कहते हैं, ये यही कहते हैं कि अगर आ, अगर नहीं, ये कह रहे हैं इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला बोलते हैं जिसके तीनों तरफ ओशन होता है, ठीक है। और कैसे, कोस्ट लाइन फैसिलिटेटेड कांटेक्ट विद अफ्रीका। कोस्ट लाइन का मतलब होता है ये, कोस्ट लाइन का मतलब होता है ये वाले हिस्से जहां पर कोस्ट होते हैं, यानी कि समुद्र के तट जहां से जहाज दूसरे देशों तक जाते हैं। अब यहां से अगर जहाज निकलेंगे, है ना, तो अफ्रीका को कांटेक्ट करेंगे, ये अरेबियन कंट्रीज को कांटेक्ट करेंगे, है ना, ऐसे दूसरी दूसरी जगहों पर जाएंगे। क्लियर इतनी बात, इंटरकनेक्ट कैसे हुआ अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन टेक्स हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेट। कौन कौन से टूल्स होते हैं वो, सैटेलाइट है आपकी, वो भी क्या है आपका ज्योग्राफी है, मैप क्या है वो भी ज्योग्राफी बताती है, मैप भी आपके ज्योग्राफी बताते हैं, एटलस जो होते हैं वो भी आपको ज्योग्राफी बताते हैं, और क्या, ग्लोब भी आपको ज्योग्राफी बताता है, और जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब आपको ज्योग्राफी ही सिखाते हैं। अब इसके लिए क्या हुआ, देखो एक बात ये हर सब्जेक्ट में आपको भी बताएंगे कि नेक्स्ट 2 इयर्स, ये बात आप समझ के रखना कि नेक्स्ट 2 इयर्स, अगले 2 साल में आप पूरा का पूरा सोशल साइंस के अंदर घुस जाएंगे पूरी तरह से, आपके समझ में आ जाएगा कि भैया आखिर ये है किस चिड़िया का नाम। इसको और बेहतर बनाने के लिए इन्होंने आपको एक इलिस्ट्रेट दिया है, योर जर्नी थ्रू दी टेक्स्ट बुक, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या है उसके अंदर। पहली चीज आपके पास यह जाती है, इसमें आपको ये एक लिंक देंगे, क्या देते हैं ये देखो, with the help of NCERT's स्कूल भुवन पोर्टल यू कैन ऑल्सो मैप योर ओन विलेज और सिटी। आप खुद अपने विलेज और सिटी को मैप कर सकते हो, उसकी लोकेशन देख सकते हो भुवन पोर्टल पे एनसीईआरटी के। क्लियर है इतनी बात, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, ये फिर से इन्होंने नेक्स्ट 2 इयर्स वाली बात कही है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में आप लोग इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यू विल स्टडी। चलिए हिस्ट्री पर आ जाते हैं, अब ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री को देख लेते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। देखो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि लाइन वाइज लाइन हम चल रहे हैं, ठीक है, जिससे आप जो क्लास में पढ़ रहे हो कोई आपको मिसकंसेप्ट ना हो जाए कि भैया क्लास में तो ये गलत पढ़ा दिया। कोई टीचर आपको गलत नहीं पढ़ा रहा है, क्लास में भी उनका पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आपको पढ़ाने का, मेरा पर्सपेक्टिव आपको डिफरेंट है कुछ पढ़ाने का। मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि आप सोशल साइंस के अंदर जाओ, आप समझो कि चीजें क्यों हो रही हैं, है ना, हाउ कैसे हो रही हैं, नॉट सिर्फ हो गया, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन पास्ट, हमारे पास्ट की जो बातें होती हैं उसको हम हिस्ट्री कहते हैं, थ्रू विच सोसाइटीज सीक टू अंडरस्टैंड पीपल्स एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड चेंज ओवर टाइम। एक्सपीरियंस, हमने अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करा, हमने नोटबंदी एक्सपीरियंस करी, हमने लॉकडाउन एक्सपीरियंस करा, कोरोना एक्सपीरियंस करा, है ना।
अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करी, वैल्यूज चेंज हुई, लोगों को देखने का हमारा नजरिया बदला और हम बदलाव होते रहे। देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरप्रेट दी पास्ट एंड ट्रांसमिट कल्चर वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट। ज्योग्राफी के ऊपर भी हमने ये पढ़ा कि वैल्यूज जनरेशन टू जनरेशन जाती है। आपने जो अपने पेरेंट्स से सीखा वो आपके अंदर है, आप जो सीख रहे हैं वो फ्यूचर में आप अपने चिल्ड्रंस को देंगे, अपने बच्चों को देंगे। शादी तो करोगे ना यार, ठीक है। One of the oldest and most influential tradition of perspective cultural memory in Bharat is the इतिहास एंड पुराण। अब ये इतिहास एंड पुराण क्या है भैया? अष्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः, मतलब कि 18 पुराणों की जो नॉलेज है वो महाभारत के अंदर है, ऐसा उन्होंने बोला। महाभारत सबसे लास्ट में लिखा गया महर्षि वेद व्यास द्वारा, यानी कि श्री कृष्ण द्वैपायन ने बोला, गणेश जी ने उसको लिखा। ये सारी मान्यता है ना। इतिहास और पुराण में ये सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा ये बताते हैं। हमारी जो बातें सुनी हुई हैं वो जनरेशन टू जनरेशन आगे उसको देने के लिए वो क्या है, इन चीजों में लिखा गया है। रामायण जैसी चीजें हैं, शोभित मंचन की अवली गजदंत मई छवि उज्ज्वल छाई, ऐसी चीजें भैया आपको बताई गई हैं। स्टोरीज, हाँ भैया स्टोरीज है, महाभारत तो फुल ऑफ स्टोरीज है, ठीक है। दिस ट्रेडिशन नॉट ओनली शेयर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो गिव कल्चरल मीनिंग टू इवेंट्स एंड पीपल। इनका मतलब क्या होता है, ये सिर्फ यही नहीं है कि आपको कुछ भी बता दिया जाए, आपको सिखाया जाता है एथिक्स क्या होते हैं, लव क्या होता है। श्री राम का और सीता का लव आपको बताया गया है ना। राज्य के लिए क्या करना पड़ता है, ये महाभारत से आपने सीखा। जुआ नहीं खेलना चाहिए, यह लालच बुरी बला है, ये आपको महाभारत से पता चला है ना। अच्छा, अब यहां पर क्या है, इन डूइंग सो इट रेनफोर्स इंड्यूरिंग आइडल्स एंड वैल्यूज ऑफरिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस। सेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आपको पता चलता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है देश के लिए, अपने परिवार के लिए। अकर्स कल्चर्स डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैव यूटिलाइज्ड डिफरेंट मेथड्स। डिफरेंट मेथड क्या क्या है आपके पास, अभी एक वर्ड आएगा, इंपेरिकल एविडेंस। इंपेरिकल एविडेंस क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, इंपेरिकल एविडेंस का मतलब कि आपको एक्सपेरिमेंट करके चीजें सीखनी होंगी। अरे सीधी सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल जो आप कर भी सकते हो, है ना, जो आप कर भी सकते हो, क्या कि पानी गीला है या सूखा है। अरे पानी गीला है या सूखा है कैसे पता चलेगा, इंपेरिकल एविडेंस से। पानी लो किसी बर्तन में, उसमें हाथ डालो, आपको पता चल जाएगा गीला है या सूखा है, सीधी सी बात है। इसको बोलते हैं इंपेरिकल एविडेंस। आगे चलते हो तो भैया आपको यहां पर क्या पता चलेगा, यहां देखो, इंपेरिकल एविडेंस एंड यूज टूल्स। इंपेरिकल एविडेंस के लिए टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं भैया, देखो, सच एज ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स मैंने आपको एक वीडियो में बताया है ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, कि हमारे जेनेटिक्स किससे मेल खाते हैं भैया, ग्रीक वालों से कुछ कुछ मेल खाते हैं, ठीक है। कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है, जब आप मोहनजोदाड़ो वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कार्बन डेटिंग के बारे में समझ में आएगा। आर्कियोलॉजी क्या होती है, आर्कियोलॉजी होती है कि जब हम एक्सकेवेट करी हुई चीजों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, यानी कि अगर आपको पिरामिड्स की स्टडी करनी है तो उसको आर्कियोलॉजिकल स्टडी बोला जाएगा। क्लियर है। and other scientific methods to establish timeline and understand the past. Clear? अच्छा, यहां पर आ जाते हैं। History writings draws on a wide range of sources to understand the social realities. अब ये source क्या होते हैं भैया, we have two types of sources हिस्ट्री को समझने के लिए। क्या क्या, एक होता है लिटरेचर सोर्स यानी कि बुक्स, टेक्स्ट वगैरह, एक होता है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आगे आपको दिखाया भी जाएगा, इस बुक ने आपको दिखाया है, इसी को बोला है योर जर्नी थ्रू दी टेक्स्ट बुक, ठीक है। These includes archaeological and literary tradition, दोनों बता दिया आपको। अच्छा, यहां क्या है, सच एज ट्रेवलॉग्स, मैं इसको बोलेंगे इसको आप लोग अच्छे से प्रोनाउंस करना, खाली इस स्पेलिंग को देख के नहीं, आप इसको बोलो, ये लिखा हुआ है MEMOIRS, आप इसको बोलना मीमवर्स, है ना, WAR लगाना लास्ट में, यानी कि मीमवर्स, है ना, मीमवर्स ऐसे बोलना, मीमवर्स, वो ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। अभी आप यहां पर इसको देखोगे तो आपको मीमवर्स होगा, लेकिन नहीं, मीमवर्स बोलना है, ठीक है, मीमवर्स, ठीक है। मेमोर्स का मतलब भी हिस्ट्री ही होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस, जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स। अब ये जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड क्या होता है, जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड एक तरीके से ये वर्ड जीन से मेल खाता है, तो जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड यानी कि किसी का पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री देखना,
पूरी हिस्ट्री देखना कि इनके पीछे पीछे इनकी जेनोलॉजी में कौन कौन है। जैसे कि आपने लव कुश का नाम सुना है, लव कुश के माता पिता भैया राम और सीता, उनके चाचा कौन, लक्ष्मण। ऐसे इस बात को बोलते हैं जेनोलॉजी, कि आपको पीछे 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 सब पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स और सोर्सेज दैट ट्रेस फैमिली लाइनेज, सीधी सी बातें, क्लियर है। चलिए, और क्या होता है, फोकलोर एंड ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन में होता है जो माएं बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, पिता बच्चों को, दादी बच्चों को, नानी बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, जिससे उनकी मोरल वैल्यूज और ज्यादा डेवलप हो। और हुआ यहां पर क्या, मेटीरियल रिमेन्स यूज टू स्टडी द पास्ट आर नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी मेटीरियल रिमेन्स, अभी आगे आपको इलिस्ट्रेशन में दिखाऊंगा। दीज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, एक्सकेवेटेड साइट्स। एक्सकेवेटेड साइट का मतलब होता है कि किसी जगह को खोदो, उसमें से कोई मूर्ति निकल आए, कोई बर्तन निकल आए, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो जाता है उस एरा को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर आ गया आपका, देयर एनालिसिस ऑफ्टन इन्वॉल्व साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। यहां पर ये जो चीज लिखी हुई है कार्बन डेटिंग, ये लेबोरेटरी में ही होती है, ठीक है। ओके, ओवर द नेक्स्ट 2 years, देखो मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि अगले 2 साल में आप क्या पढ़ने वाले हो। बार बार ये लोग इस बात पर फोकस क्यों कर रहे हैं, अगले 2 साल में आप क्या पढ़ने वाले हो, ये बार बार इस बात को बोल रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हो अगले 2 साल में, हिस्ट्री में देख लेते हैं। यू विल लर्न अबाउट ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री का मतलब है आप सिविलाइजेशन की बिगिनिंग को पढ़ोगे, एंड देयर मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। बताया मैंने आपको, जैसे कि आप मानो ये आपका इंडिया है ना, ये इंडिया है, इंडिया के अभी हमारे पास इंडिया यहां तक है ना, लेकिन पहले हमारे पास इंडिया यहां तक था, यहां तक था। पाकिस्तान इंडिया के ही अंदर था ना, तो वो भी आप समझोगे कि कैसे कैसे आज जहां पर पाकिस्तान है, यहां पर तक्षशिला था, यहां पर मोहनजोदाड़ो था, यहां पर ये पूरी सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो इंडिया के ही अंदर था। ये सारी चीजें आप इसमें समझोगे। क्या, इंक्लूडिंग दी ग्रीसो रोमन। मैं क्या कहता हूं कि हमारा और उनका डीएनए बहुत मेल खाता है। द रिफॉर्मेशन, द रेनेसेंस, द इनलाइटनमेंट, ये सारी चीजें हम समझेंगे। इनलाइटनमेंट मतलब कि आज देखो आप, बौद्धिज्म कहां से शुरू हुआ, नेपाल से इंडिया आया, लेकिन इंडिया से ज्यादा बौद्धिज्म आज कहां पर है भैया, थाईलैंड में है, म्यांमार में है, आप समझो वो जापान में है। क्यों पहुंचा वहां तक, कैसे पहुंचा, इसकी भी स्टडी करनी होगी। चलिए आगे क्या बोलते हैं, यहां पर लिटरेरी सोर्स पे आ जाते हैं। लिटरेरी सोर्स क्या होता है, लिटरेरी सोर्स में हमारे पास टेक्स्ट एविडेंस होते हैं, कुछ किताबें, आप उसको समझो वो क्या है, लिटरेरी सोर्स। जैसे हमारे पास यहां पर क्या है, ये ऋग्वेद का एक लिटरेरी सोर्स है, कि ऋग्वेद थी, ये ऋग्वेद का एक लिटरेरी सोर्स है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द तिरुकुरल, है ना। तिरुकुरल के बारे में, तिरुकुरल कौन थे, साउथ इंडिया में जब संगम एज आया, तो संगम एज का जो तीसरा एज था, जो तीसरा उसका सेशन था, उसमें तिरुकुरल ने 2 लिखे, एक कुरल और एक तिरुकुरल। इसमें लव, किंग, लस्ट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमारे पास एक्सकेवेट करी हुई मूर्तियां आती हैं, कुछ बर्तन आते हैं। आप देखते हो ना कि कैसे ट्रेजर हो जाता है, कोई ट्रेजर निकालते हैं, उसके अंदर सोने की सिक्के होते हैं, सिल्वर के सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एपिग्राफिक सोर्सेज और न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज क्या है। एपिग्राफिक के, एपिक बोलते हैं, एपिग्राफिक बोलते हैं कि किसी एपिक को समझो आप पत्थर, पत्थर पे ग्राफ यानी कि पत्थर पे चित्रकारी करी हुई, किसकी, लेटर्स की, ठीक है। इतनी बात, जैसे कि अशोक पिलर्स हुए, अशोक पिलर्स पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, एपिग्राफिक सोर्स बना, है ना। ऐसे ही यहां पर आपको एपिग्राफिक सोर्स दे रखे हैं, और न्यूमिस्मेटिक सोर्स में आपको कॉइन, मेडल्स, ट्रॉफीज, ऐसी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस को समझना है भैया, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये बोलते हैं, ये देखिए, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नेंस विच इंफॉर्म्स अस हाउ एंड व्हाई। यहां पर 2 वर्ड्स पे फोकस करना, हाउ एंड व्हाई पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसीजंस आर मेड एंड पॉलिटिक्स आर इंप्लीमेंटेड। देखो, कोई भी चीज है, आप समझते हो, एक वकील है, एक देखो, एक तो हुआ मुजरिम जिसने कोई ना कोई क्राइम करा, फिर उसके लिए हुआ एक एडवोकेट, ठीक है, फिर हुआ एक जजमेंट सुनाने वाला जज। तो क्या क्या हुआ आपके पास, 3 चीजें हो गई, है ना। एक पावर बैलेंस हो गया। तो ये सब क्यों होता है, ये हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ना है। पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई, अरे
आपके मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं ना, फिर एक एमएलए चूज होता है, फिर वो एमएलए सांसद में जाता है, फिर अपने शहर के लिए, आप लोगों के लिए बात रखता है, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने रिलीजन वालों के लिए, वही चीज। अब यहां पर क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, फिर बोलेंगे आगे कि अगले 2 साल में, है ना, एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो स्टडी सोशल मूवमेंट, नेशन बिल्डिंग, फॉरेन पॉलिसी एंड द वेज पावर इज एक्सरसाइज शेयर। फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमें पढ़ना है कि हम रशिया से ही तेल क्यों लेते हैं, हम कहीं और से तेल क्यों नहीं लेते हैं, हम वेनेजुएला से तेल क्यों नहीं लेते हैं, किसी भी और जगह से, अरब से तेल क्यों नहीं लेते हैं, वो सब बातें इसके अंदर हम करेंगे, या पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है। ठीक है, अच्छा, अलग अलग वेज ऑफ पावर एक्सरसाइज शेयर एंड रेगुलेटेड इन सोसाइटी एंड एवरीडे लाइफ। हो गया ये बात क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। इन इंडिया विलेज द पंचायत राज सिस्टम, इंडिया में पावर डिवाइड है कैसे? सबसे पहले तो भैया आपके पास आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आ गया आपके पास स्टेट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको दी? स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर दी डिस्ट्रिक्ट को, है ना, डिस्ट्रिक्ट ने अपनी पावर दी ब्लॉक को, ब्लॉक ने अपनी पावर दी किसको भैया? ग्राम को। ठीक है, ग्राम ने अपनी पावर किसको दी भैया? बीडीसी को, है ना, बीडीसी मेंबर को। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अलग अलग जगह पर क्या है, पावर डिवाइड होती रहती है, इसको पावर डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, ये सारी चीज इसके अंदर हो गई। पावर डिवीजन क्यों होता है कि मैं डायरेक्ट जाके तो अपनी बात पीएम से नहीं बोल सकता, इसलिए मुझे गांव के एक मुखिया को चुनना होगा, वो ब्लॉक लेवल पर बात करेगा, ब्लॉक वाले फिर और ऊपर बात करेंगे, धीरे 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 मेरी बात पीएम तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो धीरे, बहुत धीरे होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया बिगिन वेरी अर्ली alongside reflection on how society should be organized, कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है एंड गवर्नड। पॉलिटिक्स वाज नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन बट वाज क्लोजली लिंक्ड टू द आइडियाज ऑफ, ये आपके पास क्वेश्चन 100% बनेगा, मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। आइडियाज ऑफ धर्म, यानी कि मोरल ड्यूटी। क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। धर्म के बारे में बात हो रही है यहां पे, धर्म का मतलब है क्या? आपके मोरल ड्यूटी। अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमी, पैसा मतलब होता है, धन मतलब होता है उसका। एंड राज धर्म, द ड्यूटीज ऑफ द रूलर, की कोई भी नेता है, प्रधानमंत्री है, उसका ड्यूटी क्या है। अर्ली टेक्स्ट सच एज द वेदास, उपनिषद एंड पुराण डिस्कस जस्टिस, अथॉरिटी, सोशल ऑर्डर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग एंड सिटीजन। अर्थशास्त्र हमने पहले बात करी, कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र, शुरू से लास्ट तक ही आपको पूरा एक चैप्टर में बांध के रखना चाहते हैं, आपको बार बार वो रिपीट करवा रहे हैं चीजें, जिससे आपको याद होता रहे। फर्दर आर्टिकुलेटेड इन वर्क सच एज महाभारत एंड शुक्र नीति। महाभारत में भी क्या है? पॉलिटिक्स के बारे में बहुत चीजें हैं। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ। अर्थशास्त्र स्टैंड आउट एज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार को कैसा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, उसका फाउंडेशन है अर्थशास्त्र। आर्मी के बारे में, इसके बारे में बात करी गई है, टैक्स कैसे लेना है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। चलिए, और क्या है इसके अंदर? ओवरऑल इंडियन पॉलिटिशियंस, ओवरऑल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स अडॉप्टेड ए होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब मैंने आपको बताया कि सिर्फ नेता के या राजा के बारे में नहीं सोचना है, पूरी प्रजा के बारे में सोचना है। समग्र दर्शन को होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, जिसमें सबके बारे में सोचते हैं, है ना। लिंकिंग पॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, है ना, पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ करा गया, सोशल साइंस के साथ करा गया। पॉलिटिक्स ज्योग्राफी के साथ भी होती है, जिसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। डिफेंस पावर वॉज व्यूड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी further than merely a privilege. This tradition helps us understand modern institutions such as the पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम यानी कि 5 गांव पर राज करने का सिस्टम, ये बहुत पुराना है, बोला गया है मॉडर्न, लेकिन हाँ, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत एक गांवों का देश भी है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा विलेज कहां है? इंडिया के अंदर है। विच प्रमोट्स लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड दी विलेज लेवल। इन दिस वे क्या हुआ कि हम पुरानी चीजों की भी इसके अंदर बात करेंगे, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। शुरू कहां से हुआ और अब कहां पर है, इन चीजों के बारे में बात करनी जरूरी हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट पैरा क्या बोलता है? ओवर दी नेक्स्ट 2 years, देखो फिर से वही बात आ गई, मैंने आपको क्या बोला। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट 2 years में क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है मेजर कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस इन पॉलिटिकल साइंस।
पहले कैसे सोसाइटी फॉर्म होती रही पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से, उस वो हमें देखना है ना, इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, अब डेमोक्रेसी बनती जा रही है, कैसे वो डेमोक्रेसी आई, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे हेल्प करा, कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल थे, ये हम पढ़ेंगे। इलेक्शन कैसे हुआ, सिविल सोसाइटी कैसे बनी, और पब्लिक पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड इट्स चैलेंजेस, ये सब हमें उसके अंदर पढ़ना है। और कुछ इसके अंदर जरूरी नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, तो आपका ये रहा। तो हमने आज एक इंट्रोडक्शन करा, हमारे पहले चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस का पहले चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन करा है, जिसके अंदर हमने समझा है आज हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने अपनी फ्रेश एनसीईआरटी के फ्रेश चैप्टर से क्या करा है भैया, पहले चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस का हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया, बेहतरीन तरीके से हर वर्ड हर लाइन को समझा। हमने इसमें 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली है, हमने बात कर ली है पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि हां इस बार पैटर्न बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा फोकस होगा ज्योग्राफी पर, उसके बाद हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं। इन चीजों की बात हुई, आगे हम चलते हैं। अरे भैया नेता की बात हो रही है तो पैसे की बात क्यों ना हो, अब जाने वाले हैं हम इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक हमसे क्या कहती है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं जिससे और अच्छे से चीजें हमें दिखाई दे। चलिए क्या कहता है इकोनॉमिक्स, एक लाइन आपको समझाऊंगा। इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज डिसाइड हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक्स की सीधी बात है पैसा। इकोनॉमिक हमें सिखाता है दी साइंस ऑफ यूजिंग मनी, कि हमारे पास पैसा कम है लेकिन नीड्स बहुत ज्यादा है ना, नीड हमारी बहुत ज्यादा है। अरे भैया अगर मेरे पास है 10,000 रुपए लेकिन इच्छाएं तो बहुत ज्यादा है ना, इच्छाएं बहुत ज्यादा है, लेनी है मुझे डिफेंडर, बैंक में है 10,000 रुपए, तो भैया कैसे लूंगा। आईफोन 17 खरीदना है लेकिन भैया बस डाउन पेमेंट के पैसे पड़े हैं मेरे पास 15,000 रुपए, उसकी ईएमआई कैसे दूंगा। नीड्स तो बहुत ज्यादा है, बहन की शादी भी है, लड़के वाले मारुति 800 मांगते हैं, है ना, वो कैसे होगा, ये चीजें हमें समझनी होंगी। और क्या है, इट स्टडीज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मतलब होता है चीजें, ये अगर ये मेरे हाथ में पेन है तो ये भी एक गुड है, ये एक डिजिटल बोर्ड है ये भी एक गुड है, ये एक टी शर्ट है ये भी एक गुड है, ये माइक है ये भी एक गुड है, ये सब कुछ गुड है। एंड सर्विसेज, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं इस इलेक्ट्रिसिटी, इस वाईफाई से, ये सर्विस है, ठीक है, ये सर्विस है। एंड प्रोड्यूस, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स हाउ दीज प्रोसेसेस शेप एवरीडे लाइफ फ्रॉम द फूड वी ईट एंड द क्लोथ वी वेयर। मतलब कि भैया ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी लाइफ को कैसे इंटरकनेक्ट करती हैं, कैसे इंफ्लुएंस करती हैं। हम जो भी खाना खाते हैं पैसे से आता है, जाहिर बात है, जो भी कपड़ा पहनते हैं पैसे से आता है, वो पैसा किसी को देते हैं, वो पैसा आगे किसी को देता है। क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक सर्कल घूम रहा है। क्लियर इतनी बात, यहां पर आ जाओ, क्या कहते हैं अगली लाइन में, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर डिसीजन मेकिंग बाय कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट। अब भैया ये डिसीजन मेकिंग कर रही है, कैसे भैया, डिसीजन मेकिंग बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स मींस जो चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे भाई हो, आप इस लेक्चर को कंज्यूम कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं इस लेक्चर को। एनसीईआरटी ने बुक प्रोड्यूस करी, मैं लेक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। मैंने बुक कंज्यूम करी, लेक्चर प्रोड्यूस करा, आप लेक्चर कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, ओके। Consumers decide what to buy, producers determine what and how much to produce। मतलब कि consumers क्या कह रहे हैं यहां पे, what to buy, कंज्यूमर सोचता है कि मुझे क्या खरीदना है, वो समझता है कि उसकी जरूरत क्या है, प्रोड्यूसर सोचते हैं कि कैसे और कितना उसको प्रोड्यूस करा जाए, ठीक है। अब मुझे ये लेक्चर प्रोड्यूस करना है, सिंपल एग्जांपल है, तो मैं आपको सिर्फ जो पहले चैप्टर में वही तो बताऊंगा ना। आपको भी सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ना है तो आप पहले चैप्टर को ही देखोगे, ऐसा तो नहीं है कि पहले दूसरा देख लिया या कुछ ऐसे 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 कर लिया, है ना, नहीं। चलिए अब यहां पर क्या बात है, एंड गवर्नमेंट्स फ्रेम पॉलिसीज टू बैलेंस गोल्स सच एज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। गवर्नमेंट देखती है कि कोई पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहे हो आप, ठीक है, ओके। वैसे वो खुद पैसा जितना मर्जी ले लें लेकिन लोगों पर पूरी नजर रहेगी। इन दिस वे इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स एंड मार्केट्स बट ऑल्सो अबाउट वेलबींग, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वो सिर्फ पैसे का खेल नहीं है इकोनॉमी। जो कौटिल्य ने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, वो कहने को तो वो पैसे के लिए है लेकिन वो है पॉलिटिक्स की बुक। तो समझ रहे हो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कैसे इंटरकनेक्टेड है। इंडिया हैज ए रिच एंड डायनामिक इकोनॉमिक हिस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था भैया,
समझे, अकबर के पीरियड में भारत को, मुगल पीरियड में भारत को क्या बोला गया, सोने की चिड़िया, सब लूट के ले गए यहां से। तभी तो 1757 में यहां पर 57 में यहां पर अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, लूट के ले गए सब। फॉर सेंचुरीज इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमीज एंड इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मैरीटाइम एक्टिविटी। भैया यहां पर क्या कह रहे हैं, बहुत समय तक भारत ने पूरे विश्व पर राज करा, पूरे वर्ल्ड पर रूल करा। जो महारानी विक्टोरिया हैं, क्वीन विक्टोरिया हैं, कहां की भैया, अपने ब्रिटेन की, उनके ताज पर एक कोहिनूर लगा हुआ है, वो कहां से गया, वो भी तो इंडिया से गया ना लाडले, है ना। तो क्या हुआ, लीड कर रहा है। ओके, कॉलोनियल रूल, यानी कि जब ब्रिटिश रूल आया था उसको हम कॉलोनियल पीरियड बोलते थे। ब्रिटिश यहां पर आए क्यों थे, ब्रिटिश यहां पर आए थे बेटा सीधा सीधा एक ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, उन्हें यहां पर बिजनेस एस्टेब्लिश करना था, लेकिन करके क्या गए, ठीक है। ओके, दिस प्रोग्रेस रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, सब कुछ लूट के ले गए और गरीबी यहां पर फैला दी। रिक्रूटमेंट फेमाइंस, यानी कि अकाल पड़ा, भुखमरी यहां पर आई। एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो ठप पड़ गई, ठीक है। अच्छा, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिगन टू टास्क ऑफ रिबिल्डिंग इट्स इकोनॉमी। क्या भैया, हमें अपनी इकोनॉमी को फिर से बनाना होगा, सही करना होगा। तभी गांधी जी ने वो चरखा काटते हुए बनाया कि भैया अब हम लोग अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन रिसेंट डिकेड्स, देखो डिकेड का मतलब क्या होता है, एक डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। क्या मतलब होता है, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 डिकेड। और यहां पर बात हो रही है 2 डिकेड की, क्या है, 2 डिकेड बोला है या नहीं, रिसेंट डिकेड्स है ना, रिसेंट डिकेड्स इन्होंने बोला है, मतलब कि पीछे बीते दशकों में। दशक यानी कि 10 और डिकेड यानी कि 10 साल, ठीक है। कंट्री हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस थ्रू इंप्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पे जियो जैसे एम्पायर खड़े हो गए, यहां पर ओला बन रही है, यहां पर बहुत, यहां पर ट्रेंड जैसे ब्रांड है, यहां पर पीटर इंग्लैंड है, बिरला के पीटर इंग्लैंड है, पार्क एवेन्यू है, यहां पर बिरला कैपिटल है, रिलायंस है, ऐसे बहुत बड़े बड़े एम्पायर, टाटा है, इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्रांड है। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी को कम करना है। आप देखते हैं सौरभ जोशी जैसे ब्लॉग आप देखते हैं, कैरी मिनाटी जैसे ब्लॉग आप देखते हैं, तो वो क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़िया कर लिया, फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़िया कर लिया है। अच्छा, एंड राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है उम्र बढ़ा ली है उन्होंने अपनी, कि अब ज्यादा जी रहे हैं, ऐसा बोला गया है। येट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रिमेन पर्टिकुलरली इन इंक्रीजिंग इनकम एंड इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ रीच ऑफ ऑल सेक्टर्स, मतलब कि हर सेक्टर बढ़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस करने वाले बढ़े, भाई टीचर पढ़ाता है वो भी ग्रो करे, किसान उगाता है वो उगाता है तभी हम खाते हैं, उसकी भी ग्रोथ बढ़े। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरफॉर रिमेन्स ए सेंट्रल नेशनल गोल। सेंट्रल नेशनल गोल है कि भैया पहले तो पैसा, इकोनॉमी यहां की बढ़ानी है। दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है यहां पर, ये बोलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरफॉर रिमेन सेंट्रल गवर्नमेंट, हो गया। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स हेल्प अस रिकॉग्नाइज बोथ अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। अचीवमेंट भी हमको बताता है कि भैया हमारे पास 2000 के 500 के नए नोट आए, लेकिन 2016 में कितने लोग लाइन में खड़े रहे, कैसे कैसे करेंसी चेंज करी। तो डेवलपमेंट एंड चैलेंज दोनों बताता है ये, ठीक है। एंड इनकरेज अस टू थिंक अबाउट हाउ रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड मोर वाइसली। जैसे कि पानी है उसको और वाइसली कैसे यूज करा जाए, बिस्लरी है, किनली है, क्लियर है, ये सब अपना पानी बेच रहे हैं ना, तो कैसे वाइसली तो यूज कर रहे हैं। पानी भी कोई बिकने वाली चीज है ना, ऐसे तो मिट्टी भी बेच दी जाती है, ठीक है। तो कैसे वाइजली यूज करना है चीजों का, उसमें डर का माहौल बना दो, चीजों को बेच दो, बिक जाती हैं। एंड फेयरली वाइल इंश्योरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट। हमारे पास इंडिया में पूरे वर्ल्ड में, यानी कि यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या करा, उन्होंने बनाया एक एसडीजी प्रोग्राम, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना कि वो खत्म भी ना हो और हम भी यूज कर लें और आने वाली हमारी जनरेशन वो भी यूज कर ले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। बहुत सारे गोल्स हैं उसके अंदर। ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, तो हर सब्जेक्ट के लास्ट में आपको बताया गया है कि अगले 2 साल में आप क्या पढ़ने वाले हो, ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। इसमें क्या बोलते हैं, हम यहां पर फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे, मार्केट एंड प्राइस को समझेंगे, हम यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझेंगे एंड एंटरप्रेन्योरशिप को भी समझेंगे। यानी कि देखो, वर्ड सुनने में बहुत अच्छा लगता है एंटरप्रेन्योर भाई, लेकिन जो पूरी कंपनी का रिस्क टेकिंग मामला होता है वो एंटरप्रेन्योर के ही हाथ में होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी भी बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि हम रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, हम चाइना से कोई चीज क्यों खरीद रहे हैं, इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है, जो भी अपनी सीमा से, अपने बॉर्डर से बाहर होता है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, दूसरी बात। अब आ जाते हैं
चलिए ये भी देखते हैं। These topics will help you understand the economic decisions affect individual, community and the nation as a whole। ठीक है, सबके बारे में बात होगी। Why should we study social science? सोशल साइंस हमें क्यों पढ़नी चाहिए? ये बहुत प्यारा सा एक इनका आंसर है। आफ्टर एक्सप्लोरिंग हाउ सोशल साइंस हेल्प्स अस ऑब्जर्व इवेंट्स, आस्क क्वेश्चन एंड एग्जामिन एविडेंस एंड इंपॉर्टेंट। भाई हाँ, हमको सोशल साइंस पढ़ने की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि हम नेचुरल साइंस यानी कि बायोलॉजी का यूज कर सके। कैसे सोसाइटी को सही करना है, हम कैसे केमिस्ट्री का अच्छा यूज कर सकते हैं सोशल साइंस के अंदर, हम कैसे फिजिक्स का सोशल साइंस में यूज कर सकते हैं सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। बात थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन जब दिमाग से बैठ के सोचोगे तब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है, इसको जल्दी से समझ लेंगे, आराम से समझ लेंगे, है ना, जल्दी और आराम दोनों से। द हाउस यू लिव इन, द वाटर यू यूज, भाई जिस घर में आप रहते हो, जो पानी आप इस्तेमाल करते हो, द रोड्स यू ट्रेवल ऑन, द स्कूल यू अटेंड, द मार्केट्स यू विजिट एंड इवन द डिजिटल स्पेस यू यूज आर पार्ट ऑफ सिस्टम क्रिएट कहां से हुआ एंड मैनेज्ड बाय सोसाइटी। वो स्कूल, वो पुलिस स्टेशन, वो कोर्ट, वो हॉस्पिटल, वो रोड, वो नाली साफ करने वाले भैया, वो सब कहां से यूज हो रहा है? वो सब कुछ सोसाइटी का ही एक फंक्शन है। ठीक है, इतनी बात। सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ दिस सिस्टम डेवलप की, ये चीजें कैसे बनी, हाउ दे फंक्शन, वो फंक्शन कैसे करती है, एंड हाउ दे अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, हर कास्ट को, हर रिलीजन को कैसे कैसे वो डिफाइन करते हैं। यू ऑल्सो लिव अमंग पीपल हु मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो डाइवर्स कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, वेरिड ऑक्यूपेशंस। बिल्कुल सही बात है, ऑक्यूपेशन अलग है, हमारे कस्टम्स अलग है, लैंग्वेज अलग है, ट्रेडिशन अलग है, फेस्टिवल अलग है, ये सारी चीजें हमारी अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ रहते हैं। इसी को तो सोसाइटी बोलते हैं। आपके घर के पास मस्जिद है, आपको अजान की आवाज आ रही है, मतलब कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं और कोई मुस्लिम फ्रेंड भी आपका साथ चला जाता है, ये क्या है? ये सब कुछ एक सोसाइटी है। भंडारा खाने जाते हैं ना, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भंडारा खाने जाते थे मेरे साथ, ये सब क्या है? एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है यहां पर, अगला पैराग्राफ देखते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक सोसाइटी, जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना? ठीक है, अच्छा यहां पर और बात आ जाती है आपकी, दूसरे पैरा पर है सिटीजन्स प्ले अ एक्टिव रोल इन पब्लिक लाइफ, यानी कि आप, मैं, ये सारे लोग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, हम दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक काम कर रहे हैं, है ना? यहां पर एक भैया हैं जो कंप्यूटर कैमरा को सबको ऑपरेट कर रहे हैं, लाइटिंग को ऑपरेट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये भी सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा और क्या बात हुई? लॉज, राइट, यानी कि कानून नियम सबके लिए बराबर हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइड हाउ पीपल लिव टुगेदर, कि भैया लोग एक साथ कैसे रहेंगे, ये भी सोसाइटी का ही एक फंक्शन है। पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स इसी बात का ख्याल रखती है। और क्या होता है इसके अंदर मेन, देखते हैं। ओके, इधर आ जाते हैं। यहां पर बात होती है सोशल साइंस ऑल्सो स्ट्रेंथ्स योर एबिलिटी टू थिंक अबाउट शेयर्ड चैलेंजेस। शेयर्ड चैलेंजेस का क्या मतलब है? अगर आपकी कम्युनिटी के ऊपर कोई ज्यादा कुछ गलत चीजें हो रही हैं, तो आप उसको एकजुट होकर, यूनिटी बनाकर उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं। व्हेन यू हियर अबाउट इशू, वही बात है, इशू की बात हो गई, चाहे वो एनवायरमेंटल है, प्रोटेक्शन है, पब्लिक हेल्थ है या एम्प्लॉयमेंट है, कैसा भी। आप कोकरोच जनता पार्टी का एक वो देख रहे हो ना, प्रोटेस्ट, वो क्यों है? एक कलेक्टिव चीज उन्होंने बना ली, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कर ली उन्होंने, और क्या कर रहे हैं कि पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, है ना? ऐसी ही चीजें बनती हैं। वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस का फ्यूचर क्या है? जैसे कि इन्होंने पहले बताया कि इनके बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये सारे सोशियोलॉजी के फ्यूचर्स हैं। आप इनमें बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स कर सकते हो। सिविल सर्विसेज सब सोशल साइंस से ही निकलते हैं ज्यादातर। एज सोसाइटी चेंज रैपिडली, द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस कंटिन्यू टू ग्रो। बिल्कुल सही है। न्यू टेक्नोलॉजीज, भैया हाँ, एआई बन रहा है, एक्सपेंड हो रहा है सिटीज का, नई नई कॉलोनीज बन रही है, नए नए टावर्स बन रहे हैं। अच्छा यहां पर क्या है? ओके, अंडरस्टैंडिंग दीज, यहां से देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज चेंजेस रिक्वायर्स दी सेम स्किल्स यू हैव बिगन प्रैक्टिसिंग इन दीज चैप्टर, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, आस्किंग क्वेश्चन, एग्जामिन एविडेंस एंड रिकॉग्नाइजिंग कनेक्शन। क्या बोला है? इस पूरी बुक का एक मेन फोकस यही है कि आपके अंदर एक ऑब्जर्वेटिव पावर बने, आप एक ऑब्जर्वर बने, ना कि एक कंज्यूमर। मैंने जो बोल दिया उस बात को मत मानो, कंज्यूमर मत बनो, सिर्फ ऑब्जर्व भी करो कि मैं यही एग्जांपल क्यों बोल रहा हूं, मैं उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, साउथ और महाराष्ट्र का ही एग्जांपल क्यों ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंडिया के ये चारों एक डायरेक्शन हो जाते हैं, है ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं। ऐसे ऑब्जर्व आपको करना है। इन द ईयर अहेड सोशल साइंस विल हेल्प सोसाइटीज
एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप देख रहे हो किसी भी टाइम बारिश हो रही है ना, और बारिश के टाइम पे बारिश नहीं हो रही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी, आपको मैंने एसडीजी बताया अभी, एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का सही यूज कैसे हो सकता है। क्लियर इतनी बात? ओके ग्रेट देन। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ऐसे ही मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, और भी नए नए लेक्चर मैं इसके अंदर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह भैया, जो मैं हमेशा करता हूं, ओके तो मुझे अब तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी कि हमारे सेकंड चैप्टर में। इसके अंदर भी अभी बहुत सारी चीजें जो मैं शॉर्ट के फॉर्म में आपको दूंगा। मुझे अब तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।